कमरे को निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। सफेद मोती और सुर्ख गुलाबों से आरास्ता से जैसी दिलकश लग रही थी कि देखने वाला एक लम्हे के लिए उसके शहर में गिरफ्तार हो जाता। मगर दिलनशीन इस वक्त हर चीज को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। वो कब से इस इंतजार में बैठी थी कि सब लड़कियां कमरे से निकल जाएं, ताकि उसे इस सेज को नोच कर डालने और अपने इस दुल्हन वाले रूप से निजात हासिल करने का मौका मिल सके। वो सर से पांव तक दुल्हन के लिबास और जेवरात में सजी बैठी थी, मगर अपना यही रूप उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। जैसे ही उबैर का ख्याल आता, उसकी हरकतें, धमकियां और मायने खेज मुस्कुराहट उसके जहन में गर्दिश करने लगती और उसका गुस्सा एक बार फिर आसमान को छूने लगता। वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ा रही थी। इस आदमी ने क्या सोचा था? क्या सिर्फ मुझसे शादी करके वो मुझे हासिल कर लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, वो ये नहीं जानता कि दिलनशीन को हासिल करना इतना आसान नहीं। अगर मैंने उससे शादी की है तो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेने के लिए, इस जुल्म का बदला लेने के लिए जो उसने मेरी मोहब्बत मुझसे छीन कर किया, मेरी जिंदगी बर्बाद करके किया। इस जैसे इंसान के साथ शादी का मतलब तो अपनी जिंदगी को तबाह करना ही है। वो गुस्से में सेज पर लगे मोतियों और फूलों की लड़कियों को नोच नोच कर फेंक रही थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। वो चौंक कर पलटी तो देखा कि उबैर कमरे में आ चुका था, मगर अगले ही लम्हे उसकी नजर उबैर के एक हाथ में मौजूद शराब की बोतल पर पड़ी और वो अपनी जगह साकित रह गई। दूसरे हाथ से उबैर उसका हाथ थाम रखा था। कैसा लगा तुम्हें मेरा ये रूप? उबैर ने शराब की बोतल की तरफ इशारा करते हुए कहा। दिलनशीन के तन बदन में आग लग गई। ओह, तो ये भी तुम्हारा शौक है? ये भी तुम्हारी आदतों में शामिल है? मैं कैसे भूल गई कि तुम एक ज़ानी हो, बहुत घटिया झूठे इंसान हो। तो तुम भी शराबी हो सकते हो। काश मुझे पहले ही मालूम होता, तो तुम्हारा ये करतूत भी सबके सामने बेनकाब कर देती। उसकी बात पर उमैर का कहका पूरे कमरे में गूंज उठा। तो फिर क्या हो जाता? जब तुमने मेरी असलियत घर वालों के सामने रख दी, मेरी हर हरकत के बारे में सबको बता दिया और उन्होंने भी फिर भी एतराज नहीं किया, तो इस शराब की बोतल पर उन्हें क्या एतराज होता? मेरा हाथ छोड़ो। दिलनशीन ने उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। उबैर मायनी खेज नजरों से उसे देखने लगा और बोला, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा, बल्कि इसलिए थामा है ताकि तुम्हें बता सकूं कि उबैर जहांगीर आखिर क्या चीज है। दिलनशीन ने नफरत से उसे घूरा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या चीज हो। ये बात तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। उबैर हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, अभी कहाँ? अभी तो मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, कुछ करके दिखाया ही नहीं। फिर तुम मुझे कैसे जान सकती हो? आज की रात भी मेरे असल वजूद को समझने के लिए कम पड़ जाएगी। तुम सिर्फ मेरे इस चेहरे से वाकिफ हो जो मैंने दुनिया के सामने रखा है। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, कुछ करके दिखाया ही नहीं। फिर तुम मुझे कैसे जान सकती हो? आज की रात भी मेरे असल वजूद को समझने के लिए कम पड़ जाएगी। तुम सब मेरे सिर्फ इस चेहरे से वाकिफ हो जो मैंने दुनिया के सामने रखा है, मगर मेरा एक और भी रूप है, एक ऐसा चेहरा जिसे मैंने हमेशा सबसे छुपा के रखा, और आज वही रूप तुम देखोगी। तुम मुझसे पनाह मांगोगी, मुझसे दूर भागने की कोशिश करोगी, मगर अब मैं तुम्हारे लिए फरार की तमाम राहें बंद कर चुका हूँ। एक लम्हे के लिए दिलनशीन का दिल जोर से धड़का। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हट गई। क्या करना चाहते हो तुम? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। उबैर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। फिक्र मत करो, जो तुम्हारे ज़हन में चल रहा है, मैं वो नहीं करूँगा। फिर वो मुस्कुराते हुए दिलनशीन को देखने लगा। मैं वो करने वाला हूँ जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। आज के बाद तुम मुझ पर क्या, किसी भी मर्द पर तोहमत लगाने के काबिल नहीं रहोगी, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा करूँगा जो तुम्हें ताक़यामत याद रखेगा। ये कहकर वो आहिस्ता-आहिस्ता दिलनशीन की तरफ बढ़ने लगा। दिलनशीन ने चीखने की कोशिश की, मगर उबैर जहांगीर ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दिलनशीन की आंखें खौफ से फैलती चली गईं, क्योंकि उबैर ने उसके साथ शाह हाउस में दो खानदान आबाद थे। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। निचले पोर्शन में सलीम साहब अपने अहले खाना के साथ मुकीम थे, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में जहांगीर साहब रहते थे। जहांगीर साहब के दो ही बेटे थे, बड़ा बेटा हयाम और छोटा बेटा उबैर। हयाम मुलाजमत के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता था,
जबकि उबैर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। दूसरी जानिब सलीम साहब की 2 बेटियां और 1 बेटा था। बड़ी बेटी दिलनशीन, छोटी बेटी शाहपारा और बेटा मुश्तबा। तीनों तालीम हासिल कर रहे थे। शाहपारा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, जबकि दिलनशीन और मुश्तबा कॉलेज के तालिबे इल्म थे। दोनों जुड़वा थे, इसलिए उनकी आपस में बेहद गहरी दोस्ती थी। अगर उस घर में किसी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी तो वो सिर्फ दिलनशीन और उबैर थे। इन दोनों के दरमियान शुरू ही से खुदावास्ते का बैर था। वो हम उम्र भी थे, सिर्फ 1 माह का फ़र्क था और उबैर दिलनशीन से 1 महीना बड़ा था। इस हवेली में हमेशा से यही रवाज चलता आ रहा था कि लड़कियों के मुकाबले में लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। इस बात पर अगरचे घर के किसी और फर्द को एतराज़ न था, मगर दिलनशीन हर बार बुरी तरह चंचला उठती थी। एक दिन वो अपनी माँ जमीला बेगम के साथ किचन में मेहमानों के लिए तैयारी कर रही थी और साथ ही अपने दिल का गुबार भी निकाल रही थी। अम्मी, आखिर इस हवेली के लड़कों को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? जरा उबैर को ही देख लीजिए, हर वक्त उसके कसीदे पढ़े जाते हैं, जबकि मैं उससे ज्यादा काबिल हूँ, उससे ज्यादा ज़हीन हूँ और इम्तिहान में उससे बेहतर नंबर लेती हूँ, मगर मेरा नाम तो जैसे किसी गिनती में ही नहीं आता। जमीला बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात सुनी और नरमी से बोली, बेटा, सिर्फ इस हवेली में नहीं, बल्कि हमारे माशरे में भी यही रवायत है। अक्सर घरों में लड़कियों के मुकाबले में लड़कों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, शायद इसलिए कि वो खानदान का नाम आगे बढ़ाते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनते हैं, घर की जिम्मेदारियां संभालते और अखराजात उठाते हैं। इसी वजह से उन्हें ज्यादा अहम समझा जाता है और इस्लाम में भी मर्द को औरत का कवाम यानी जिम्मेदार बनाया गया है। माँ की बात सुनकर दिलनशीन मजीद झंझला गई। अम्मी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। जमाना बहुत बदल चुका है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, मगर हम आज भी सदियों पुरानी सोच में कैद, जैसे कुएं के मेंढक हो। आज हर मैदान में लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं। वो डॉक्टर भी बन रही हैं, इंजीनियर भी, जहाज भी उड़ा लेती हैं। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती? जमीला बेगम ने गहरी सांस ली और थके हुए लहजे में बोली, बेटा, इस वक्त मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं। तुम्हारे पापा के खास मेहमान आने वाले हैं। अगर खाने में जरा सी भी कमी रहेगी तो वो नाराज हो जाएंगे और फिर तुम्हें अपने पापा का मिजाज का तो मालूम है। फिलहाल अपनी जुबान बंद रखो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। दिलनशीन ने बेजारी से माँ को देखा और तल्ख लहजे में बोली, हाँ, हमारी जिंदगी तो बस यही है, खाने बनाते रहो, घर की सफाइयाँ करते रहो, कपड़े धोते रहो, जैसे उसके अलावा हमारा वजूद ही नहीं। उसकी बात सुनकर जमीला बेगम को भी गुस्सा आ गया। आखिर तुम्हें मसला क्या है? किस चीज की कमी है तुम्हारी जिंदगी में? जब तुमने पढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की तो क्या कभी किसी ने तुम्हें रोका? अब कॉलेज खत्म हो गया है, अगर अच्छे नंबर आए तो यूनिवर्सिटी भी जा सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। अगर किसी सहेली के घर जाना चाहो तो तुम्हारा भाई खुद तुम्हें छोड़कर आता है, तुम्हारी किसी जायज ख्वाहिश पर एतराज नहीं किया जाता। फिर आखिर तुम हर वक्त इतनी नाराज और मनफी क्यों रहती हो? अपने साथ साथ मेरा दिमाग भी खराब करती हो। जमीला बेगम को अपनी इस बेटी की यही आदत सबसे ज्यादा परेशान करती थी। वो किसी बात पर खुश नहीं होती थी, हर चीज का सिर्फ मन ही पहलू देखती थी और यही बात उन्हें हमेशा उसके मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रखती थी। इन दोनों दिलनशीन की बैगिंग का नया शौक चढ़ा हुआ था। कॉलेज के इम्तिहानात खत्म हो चुके थे, वो रिजल्ट का इंतजार कर रही थी, इसलिए ज्यादातर वक्त किचन में नई नई डिशें और बेकिंग की चीजें बनाने में मसरूफ रहती। घर वालों को आए रोज तरह तरह के केक, पेस्ट्रियाँ और नित नए खाना खाने को मिलते थे और वो भी कुछ जो कुछ सामने आता खामोशी से बगैर कुछ निक्स निकाले खा लेते थे, क्योंकि सब जानते थे कि अगर जरा सी भी तनकीद कर दी तो दिलनशीन पूरा घर सर पर उठा लेगी। खाना तैयार होने के बाद जमीला बेगम ने कहा, बेटा, ये कबाब और बिरयानी ऊपर उबैर को दे आओ, उसे ये दोनों चीजें बहुत पसंद है और आज तो उसने खास तौर पर फरमाइश की थी कि अगर बिरयानी और कबाब बने तो उसके लिए जरूर भेज देना। उबैर का नाम सुनते ही दिलनशीन का चेहरा एक बार फिर बिगड़ गया। अम्मी, पता नहीं आप लोगों ने इस आदमी को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है? जो भी घर में बनता है उसमें उबैर का हिस्सा लाजमी होता है, उसने नाक चढ़ाते हुए कहा। और इधर ताई हैं जिन्होंने अपने बेटे को न जाने क्या समझ रखा है, जैसे दुनिया का पहला नवाबजादा इसी घर में पैदा हुआ हो, बहुत पढ़ाई भी कर रहा है और साथ साथ अपने बाप के बिजनेस में भी हाथ बटा रहा है। जमीला बेगम ने उसे घूर कर देखा
और सख्त लहजे में बोली, फजूल बातें मत करो, जितना कहा है उतना करो, बिरयानी ठंडी हो जाएगी, कबाब भी मजा नहीं देंगे। अभी गरम गरम देकर आओ, ताकि तुम जानती हो वो हमेशा ताज़ा और गरम खाना पसंद करता है। मुंह बनाते हुए दिलनशीन बिरयानी और कबाब लेकर ऊपर चली गई। ताई, ये उबैर के लिए अम्मी ने भेजे हैं। उसने पलट प्लेट उनके हाथ में दी और वापस मुड़ने ही वाली थी कि सामने से उबैर आ गया। अरे वाह! गर्मा गर्म बिरयानी, लगता है आज तुमने अपने हाथों से बनाई है। वो शरारती मुस्कुराहट के साथ उसे छेड़ते हुए बोला। वो अच्छी तरह जानता था कि दिलनशीन उसे नापसंद करती है, इसीलिए उसे चिढ़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। दिलनशीन से झट से जवाब दिया, नहीं, मैंने अपने हाथों से नहीं बनाई, और वैसे भी मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि तुम्हारे लिए खाना बनाऊं। वह पलट कर जाने लगी तो बैर ने फिर आवाज दी, चलो, अपने हाथों से नहीं बनाई, मगर अपने हाथों से मेरे लिए लेकर तो आई हो। मेरे लिए यही काफी है। अब तो इस बिरयानी का मसा भी दुबाला हो जाएगा। दिलनशीन का दिल चाहा कि वो सारी बिरयानी उसके सर पर उलट दे, मगर उसने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाया और खामोशी से नीचे चली आई। चंद दिन बाद इम्तिहान का नतीजा आ गया। दिलनशीन की खुशी भरी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अम्मी, मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने हमेशा की तरह ए ग्रेड लिया है, और हमेशा की तरह इस बार भी उबैर से ज्यादा नंबर लिए हैं। हकीकत ये थी कि अपनी कामयाबी से ज्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि वो एक बार फिर उबैर से आगे निकल गई थी, और ये बात जमीला बेगम ने भी महसूस कर ली थी। दिलनशीन खुशी से पूरे घर में इधर उधर फिर रही थी कि जमीला बेगम ने नरमी से कहा, बेटा, अपनी कामयाबी पर खुश होना अच्छी बात है, मगर किसी दूसरे की नाकामी पर खुशी मनाना मुनासिब नहीं। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं। दिलनशीन ने बेजारी से मुंह बनाया, अम्मी, आप भी ना हर वक्त बहस करने में मूड में रहती हैं। अच्छा खासा इंसान का मूड खराब कर देती हैं, सिर्फ अपने उस लाडले की वजह से। ये कहकर वो मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। इधर उबैर को भी अपना रिजल्ट मालूम हो चुका था, मगर उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका ग्रेड ए आया है या बी। वो पास हो गया था, और उसके लिए यही काफी था। उसके वालिदैन भी इस मामले में कभी ज्यादा सख्ती नहीं करते थे। दिलनशीन के शानदार रिजल्ट की खुशी में उसी रात सब लोग नीचे इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे कि दिलनशीन ने सलीम साहब से कहा, पापा, मैं आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है आप मुझे मना नहीं करेंगे। सलीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मना करूंगा? मेरी बेटी जिस यूनिवर्सिटी में चाहे दाखिला ले सकती है। वो जितना पढ़ना चाहे, जिस मज़मून में पढ़ना चाहे, उसे पूरी आज़ादी है। मेरी तरफ से उसे कोई नहीं रोकेगा। दिलनशीन ने खुशी-खुशी अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी और मज़मून के बारे में बताया। सब खामोशी से खाना खा रहे थे कि सलीम साहब ने उबैर की तरफ देखकर पूछा, और बेटा, तुमने क्या सोचा है? आगे क्या करना है? उबैर ने सुकून से जवाब दिया, अभी मैंने कोई हतमी फैसला नहीं किया कि मज़ीद पढ़ना भी है या नहीं। वैसे भी आखिरकार मुझे पापा का बिज़नेस ही सँभालना है। अभी भी कॉलेज के बाद ज़्यादातर वक़्त उन्हीं के साथ बिज़नेस में गुज़रता है, तो सोचता हूँ क्यों ना पूरी तवज्जो उसी पर दूँ। सलीम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर ख़याल में बिज़नेस को कामयाबी से आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तालीम भी ज़रूरी है, ख़ास तौर पर ऐसी तालीम जो बिज़नेस से मुतल्लिक हो। उबैर ने इस बात में सर हिलाया। जी चाचू, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैंने इस ज़ाविये से सोचा ही नहीं था। ठीक है, मैं इस बारे में ज़रूर गौर करूँगा। जब दिलनशीन को अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। चंद ही दिन बाद उसकी क्लासें शुरू होने वाली थी। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन जैसे ही वो कैंपस में दाखिल हुई, सबसे पहले उसका सामना जिस शख्स से हुआ, उसे देखते ही उसका हलक कड़वा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने नागवारी से उबैर से पूछा। उबैर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जो तुम करने आई हो। दिलनशीन ने हैरत से कहा, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मैंने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। उबैर ने इत्मीनान से जवाब दिया, तो मैं भी यहाँ पढ़ने ही आया हूँ, मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। उबैर ने उसी के अंदाज में जवाब दिया, क्या तुम्हें कोई और यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी? दिलनशीन झुंझलाकर बोली, तुम्हें नहीं मिली थी? उबैर ने कंधे उचकाते हुए कहा, आखिर तुम्हें इस बात पर एतराज क्या है? यहाँ हजारों लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। अगर तुम्हें उन पर भी एतराज नहीं तो सिर्फ मुझ गरीब पर ही क्यों है? दिलनशीन ने नागवारी से मुंह बनाया और दिल ही दिल में बुड़बड़ाई, ये आदमी मुझे कभी सुकून से जीने नहीं देगा।
कॉलेज जाती थी तो वहाँ मौजूद होता था। अब यूनिवर्सिटी आई हूँ तो यहाँ भी आ पहुँचा। या अल्लाह! मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? उसके बरअक्स दिलनशीन अपना ज़्यादातर वक़्त पढ़ाई में गुज़ारती थी, जबकि उबैर अक्सर क्लासें छोड़कर ग्राउंड में दोस्तों के साथ बैठा नज़र आता। एक दिन तो हद ही हो गई थी। दिलनशीन ने देखा कि वो एक लड़की के साथ बेहद बेतकल्लुफ़ अंदाज़ में बैठा हँस बोल रहा था, जैसे बरसों की दोस्ती हो। ये मंज़र देखते ही उसका पारा चढ़ गया। वो सीधी इन दोनों के पास जा पहुँची और गुस्से से बोली, "उबैर, ये क्या बदतमीज़ी है? तुम यहाँ पढ़ने आते हो या रंगरलियाँ मनाते?" उसने बगैर सोचे समझे सबके सामने उससे डांटना शुरू कर दिया। उबैर एक लम्हे के लिए सटपटा गया, जबकि साथ बैठी लड़की भी शर्म से सुर्ख हो गई थी। उबैर ने आहिस्ता से कहा, क्या हो गया है तुम्हें? इधर आओ मेरे साथ। वो उसे एक तरफ ले जाना चाहता था, मगर दिलनशीन गुस्से से भरी हुई थी। तुम यहाँ ये करतूत कर रहे हो, उस लड़की के साथ तो इस तरह जुड़ कर बैठे हो जैसे ये तुम्हारी क्लास फेलो नहीं, बल्कि बीवी हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जब देखो किसी न किसी नई लड़की के साथ मौजूद होते हो। आज घर चलो, मैं सबको तुम्हारी हकीकत बताऊंगी। गुस्से में उसने मोबाइल से उबैर की चंद तस्वीरें भी ले ली। घर पहुंचकर उसने वो तस्वीरें सबको दिखाई, मगर हैरत की बात यह थी कि तस्वीरें देखकर सब हंसने लगे। दिलनशीन हैरान रह गई। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आप लोगों को उसे डांटना चाहिए। जमीला बेगम ने बेपरवाही से कहा, अरे बेटा, लड़के हैं, ऐसी हरकतें तो करते ही रहते हैं। ये सुनकर दिलनशीन का दिमाग घूम गया। अच्छा, अगर मैं किसी लड़के के साथ इसी तरह बैठी होती, तो इससे पहले कि कोई और जवाब देता, उबैर ने हंसते हुए कहा, तो हम तुम्हारा सर कुचल देते और टांगे तोड़कर घर बिठा देते। दिलनशीन गुस्से से तिलमिला उठी। इंतहाई घटिया और मुनाफिक हो तुम। अपने लिए एक असूल और दूसरों के लिए दूसरा। जमीला बेगम ने फौरन डांट दिया, अपनी जुबान को लगाम दो दिलनशीन। दोबारा मैंने तुम्हें उबैर के साथ इस तरह बदतमीजी करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिलनशीन का गुस्सा अब हद से ज्यादा भिड़ चुका था। क्यों? क्या ये आसमान से उतरा है कि मैं उससे बदतमीजी भी ना करूं? जमीला बेगम ने मायनी खेज अंदाज में कहा। आसमान से तो नहीं उतरा, मगर तुम्हारा जोड़ा उसके साथ आसमान पर जरूर बन चुका है। हम सब ने फैसला कर लिया है कि तुम दोनों की मंगनी कर दी जाए और जल्दी उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। ये सुनते ही उबैर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि ये उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी। वो दिल ही दिल में दिलनशीन को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। मगर दूसरी तरफ दिलनशीन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। अम्मी, आप होश में तो हैं? जिस इंसान से मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत है, आप उसी के साथ मेरी मंगनी करना चाहती हैं? मैं ऐसे इंसान से शादी करने की बजाय खुदकुशी करना पसंद करूंगी। मर जाऊंगी मगर उससे कभी शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए यही रह गया है, एक आवारा, हर लड़की पर आशिक हो जाने वाला इंसान। गुस्से में जो मुंह में आ रहा था, बोलती जा रही थी। उसकी बातें सुनकर पहली बार उबैर भी हैरान रह गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि दिलनशीन उससे इतनी शदीद नफरत करती है और उसके बारे में इतनी गलत राय रखती है। दिलनशीन गुस्से से पांव पटकती हुई वहां से चली गई। जमीला बेगम शर्मिंदगी से उबैर की तरफ देखने लगी। बेटा, उसकी किसी बात का बुरा मत मनाना। वो ऐसी ही है, जो दिल में आता है बोल देती है। दिल की बहुत अच्छी है, किसी के लिए मैल नहीं रखती। पता नहीं आजकल इतनी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली क्यों हो गई है। वो मुसलसल बेटी की सफाइयां पेश कर रही थी, मगर उबैर किसी और ही सोच में गुम था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चची, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैंने उसकी किसी बात को दिल पर नहीं लिया और ना ही घर में किसी से इस बात का जिक्र करूंगा। वैसे भी मैं तो दिलो जान से उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब वो माने या ना माने, अगर जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो सही, शादी तो मैं उसी से करूंगा। उसकी बात सुनकर जमीला बेगम ने सुख का सांस लिया, मगर दिल ही दिल में उन्हें दिलनशीन पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उबैर के जान जाते ही वो सीधी दिलनशीन के कमरे में पहुंची। ये क्या बदतमीजी थी? तुमने उबैर से इस लहजे में कैसे बात की? होश में तो हो? अपने होने वाले शोहर के सामने इस तरह बदतमीजी करना और उसके लिए नफरत का इजहार करना, बाद में यही सब तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। मगर अब दिलनशीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अम्मी, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जमीला बेगम ने यह बात सलीम साहब तक पहुंचा दी। ये सुनकर वो भी नाराज हो गए और फौरन दिलनशीन को अपने सामने बुलवाया। मैं ये क्या सुन रहा हूँ बेटा? तुम उबैर से शादी करने से इनकार कर रही हो? जी अब्बू,
उसने मुख्तसर जवाब दिया। वजह पूछ सकता हूँ? सलीम साहब ने संजीदगी से पूछा। दिलनशीन फौरन बोली। जमीला बेगम ने ये बात सलीम साहब तक पहुंचा दी। ये सुनकर वो भी नाराज हो गई और फौरन दिलनशीन को अपने सामने बुलवाया। मैं ये क्या सुन रहा हूँ बेटा? तुम उबैर से शादी करने से इनकार कर रही हो? जी अब्बू, उसने मुख्तसर जवाब दिया। वजह पूछ सकता हूँ? सलीम साहब ने संजीदगी से पूछा। दिलनशीन फौरन बोली। वो एक नंबर का फ्लर्ट है। न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसके चक्कर हैं। यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं, लड़कियां घुमाने जाता है। मैंने अपनी आंखों से उसे लड़कों के साथ देखा है। क्लब जाता है, सिगरेट पीता है, ऐसा कौन सा गलत काम है जो वो नहीं करता? वो मुसलसल ऐसी बातें कही जा रही थी जिनका मकसद सिर्फ अपने वालिदैन को उबैर से बदसंत करना था। यानी इसी वक्त जहांगीर साहब और उनकी अहलिया भी वहां आ गए। क्या बातें हो रही हैं? जहांगीर साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो घर के माहौल से बिल्कुल बेखबर थे और उन्हें मालूम ही नहीं था कि दिलनशीन इस रिश्ते पर राजी नहीं। सलीम साहब ने फौरन बात संभालते हुए कहा। कुछ नहीं भाई साहब। दिलनशीन यूनिवर्सिटी के किस्से सुना रही थी। फिर उन्होंने दिलनशीन को वहां से जाने का इशारा किया। उसके जाते ही जहांगीर साहब बोले। असल में हमने पहले सोचा था कि बच्चों की सिर्फ मंगनी कर देते हैं, मगर अब अपना फैसला बदल दिया है। उनकी बात सुनते ही जमीला बेगम का दिल धक से रह गया। उन्हें लगा शायद दिलनशीन की बातों की वजह से ये रिश्ता खत्म होने वाला है, मगर अगले ही लम्हे जहांगीर साहब मुस्कुराकर बोले। असल में उबैर की ख्वाहिश है कि अब सिर्फ मंगनी नहीं बल्कि निकाह भी हो, और निकाह के साथ रुखसती भी। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इस तरह एक साथ तालीम भी मुकम्मल कर लेंगे और आने जाने की परेशानी भी नहीं रहेगी। मैं तो अभी इस फैसले के हक में नहीं था क्योंकि दोनों अभी कम उम्र हैं और शादी की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल भी नहीं। मगर क्या करें, हमारे साहबजादे बस जिद हैं कि शादी करेंगे तो सिर्फ दिलनशीन से, और वो भी इसी महीने। ये सुनकर जमीला बेगम ने सुकून का सांस लिया और फौरन बोली। भाई साहब, अगर बच्चों की रजा यही है तो इसमें हर्ज ही क्या है? उन्होंने सलीम साहब की तरफ देखा। वो गहरी सोच में डूब गए। दोनों अभी बहुत छोटे हैं, खास तौर पर दिलनशीन अभी नादान है। इतनी कम उम्र उबैर में वो शादी जैसी जिम्मेदारियां कैसे संभाल पाएगी? जमीला बेगम ने नरमी से कहा। लड़कियां फितरी तौर पर समझदार होती हैं। जैसे ही शादी के बाद उनके कंधों पर जिम्मेदारियां आती हैं, वो खुद ब खुद सब कुछ सीख जाती हैं। क्यों भाभी? जब हमारी शादियां हुई तो हमारी उम्र ही क्या थी? ये कहते हुए वो अपनी देवरानी समीना बेगम की तरफ मतवज्जा हुई। समीना बेगम भी फौरन उनकी तायद करने लगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें तो इस वक्त किसी चीज का होश तक नहीं था, ना किसी काम का ढंग से आता था। घर के सारे काम हमने शादी के बाद ही सीखे थे। मुझे तो शादी से पहले आटा गूंदना भी नहीं आता था। रोटी बनाना तो दूर की बात थी। आपको याद है, जब मैंने पहली बार रोटी बनाई थी तो सारी की सारी जल गई थी। ये कहते हुए वो अपनी पुरानी यादों में खो गई। उनकी बात सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई और महफिल कुछ लम्हों के लिए माजी की यादों में गुम हो गई। फिर सलीम साहब ने संजीदगी से कहा। तो फिर क्या फैसला है? क्या उबैर की बात मान ली जाए? मगर दिलनशीन का क्या होगा? उसकी रजामंदी भी तो जरूरी है। जमीला बेगम ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। दिलनशीन को कोई मसला नहीं होगा, मैं उसे समझा लूंगी। यूं घर के बड़ों ने बाहमी मशवरे से शादी की तारीख तय कर दी गई। जब दिलनशीन को इस फैसले का इल्म हुआ तो उसके ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो फूट-फूट कर रोने लगी और बुलंद आवाज़ में बोली, मैं पहले ही कहती थी ना कि इस घर में सिर्फ लड़कों की मर्ज़ी चलती है, सिर्फ उन्हीं की ख्वाहिशात की कदर की जाती है। हम लड़कियों को तो कोई पूछता ही नहीं। हमारी ज़िंदगी भेड़-बकरियों जैसी है, जिधर चाहें हाँक दें, हमें उधर ही जाना पड़ता है। जमीला बेगम ने फ़ौरन उसके मुँह पर हाथ रख दिया और घबरा कर बोली, आहिस्ता बोलो, अगर तुम्हारी आवाज़ बाहर तक चली गई तो भाई साहब और भाभी क्या सोचेंगे? दिलनशीन की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। अम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं उबैर से शादी नहीं करूंगी। आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? जमीला बेगम ने बेबसी से अपना माथा थाम लिया। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी दिलनशीन। अब मैं इस मामले में तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं करोगी। जितना जल्दी हो सके इस हकीकत को कबूल कर लो और खुद को ज़हनी तौर पर उबैर की बीवी बनने के लिए तैयार कर लो, क्योंकि इसी महीने के आखिरी जुम्मे को तुम्हारी शादी है और अब सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं। 3 हफ्ते किसी भी लड़की के लिए खुद को नए रिश्ते के लिए तैयार करने के लिए काफ़ी होते हैं।
یہ کوई गैर मामूली बात नहीं। हर लड़की की ज़िंदगी में ये वक़्त आता है और एक ना एक दिन उसे अपने घर से रुखसत होकर नए घर जाना ही पड़ता है। इतना कहकर उन्होंने बात खत्म कर दी। दिलनशीन समझ गई थी कि अब रोना, एहतजाज करना या मिन्नत समाजत करना सब बेकार है। आखिरकार वही होगा जो उबैर चाहेगा। इस एहसास ने उसके दिल में उबैर के लिए नफ़रत को पहले से भी ज़्यादा गहरा कर दिया था। वो इस बात से बेखबर थी कि उबैर के दिल में क्या चल रहा है और उसके ज़हन में कौन-सी मंसूबाबंदी है। अगर उसे हकीकत का अंदाज़ा हो जाता, तो शायद वो वाक़ई खुदकुशी करने का सोच लेती। इस वक़्त वो दुल्हन के रूप में उसके सामने मौजूद थी। अचानक उबैर ने उसे ज़ोर से धक्का दिया, जिससे वो बेख्तियार बेड पर जा गिरी। दिलनशीन फ़ौरन घबराकर बोली, "खबरदार! अगर मेरे करीब आए या मुझे छूने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूँगी।" उसकी बात सुनकर उबैर ज़ोर से हँस पड़ा। "क्या तुम्हें वाक़ई लगता है कि मैं तुम्हें छूने या तुम्हारे करीब आने के लिए बेताब हूँ? मुझे भी तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं तुम्हें कभी बीवी का हक दूँगा। तुम इस कमरे में मेरे लिए एक अजनबी की तरह रहोगी। ना मैं तुम्हारे करीब आऊँगा और ना ही तुम्हें कभी मेरे करीब आने की इजाज़त दूँगा। हाँ, मगर इस कमरे से बाहर सबके सामने हम एक नॉर्मल मियाँ-बीवी की तरह रहेंगे। इस रिश्ते को इसी तरह निभाएँगे ताकि मेरे घरवालों को किसी किस्म का सदमा ना पहुँचे। तुम्हें शायद अपने घरवालों की कोई परवाह ना हो, मगर मुझे है। मैं अपने माँ-बाप को हरगिज़ दुःख नहीं देना चाहता। अगर उन्हें मालूम हो गया कि हमारे दरमियान सब कुछ मामूल के मुताबिक नहीं है, तो उन्हें बहुत दुःख होगा। मुझे सिर्फ़ अपने माँ-बाप ही नहीं, चाचू और चाची का भी बराबर का ख़्याल है, क्योंकि मैं तुमसे कहीं ज़्यादा उनकी इज़्ज़त और एहसास रखता हूँ। मैं तुम्हारी तरह ना बदतमीज़ हूँ और ना ही खुदसर।" उबैर तंज़िया अंदाज़ में ये कहता हुआ अपने कमरे में बनी लाइब्रेरी की तरफ चला गया। इधर दिलनशीन उसकी बातें सुनकर जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। सर से पाँव तक उसका वजूद सुलग उठा था। उबैर ने अपने चंद जुमलों से उसकी अना पर ऐसी कारी ज़र्ब लगाई थी कि उसके अल्फाज उसे अपनी निस्वानियत पर बरसने वाले ताज़ियानों की तरह महसूस हो रहे थे। वो दिल ही दिल में कुढ़ते हुए सोचने लगी, ये कौन होता है मुझे मुस्तरद करने वाला, मुझसे नफ़रत और बेगानगी का इज़हार करने वाला। मैं भी उसकी मोहब्बत या कुर्बत के लिए नहीं मरी जा रही। मुझे भी उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ुबान से तो उसने खुद को ही यकीन दिलाया, मगर हकीकत ये थी कि दिल के किसी कोने में वो अपनी बेकदरी पर खामोशी से आंसू बहा रही थी। अगले दिन वलीमे की तकरीब मुनक्किद हुई। सुबह ही उबैर ने उसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया था, मेहमानों के सामने हमेशा मुस्कुराते रहना। किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारे दरमियान ताल्लुकात मामूल के मुताबिक नहीं है। चुनाचा दिलनशीन ने होंठों पर एक मस्नूई मुस्कुराहट सजा ली और पूरी तकरीब में सबको यही यकीन दिला रही थी कि वो इस शादी से खुश है। एक हफ्ता गुजरने के बाद वो दोबारा यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुई, तो उसकी ताई उसे देखकर हैरान रह गई। "अरे, अभी तो तुम्हारी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो?" दिलनशीन ने नरमी से जवाब दिया, "जी ताई, काफ़ी पढ़ाई रह गई है। हमारा पहला सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है और इम्तिहानात भी करीब हैं। इसलिए मुझे यूनिवर्सिटी जाना होगा ताकि अच्छी तरह तैयारी कर सकूं।" ताई ने मुस्कुराकर कहा, "ठीक है बेटा, हमें तुम्हारे फैसले पर क्या एतराज़ हो सकता है। जब उबैर ने भी तुम्हारी तालीम पर कोई एतराज़ नहीं किया, तो हम क्यों तुम्हारे रास्ते में रुकावट बने? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो देनी चाहिए और उबैर पर भी।" आखिर में उन्होंने शरारत से उसे छेड़ा, मगर दिलनशीन के लबों पर मुस्कुराहट तक ना आ सकी। नाश्ता खत्म हुआ तो उबैर ने पुरसकून लहजे में कहा, "चलो।" दिलनशीन ने हैरत से उसकी तरफ देखा। "कहाँ?" उबैर ने बिल्कुल मामूल के अंदाज में जवाब दिया, "यूनिवर्सिटी। और कहाँ?" जैसे उन दोनों के दरमियान कभी कोई इख्तलाफ ही ना रहा हो। सबके सामने दिलनशीन खामोशी से उसके साथ बाहर तो आ गई थी, मगर जैसे ही दोनों घर से निकले, वो रुक गई और सख्त लहजे में बोली, "मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अकेली ही यूनिवर्सिटी जाऊंगी, जैसे पहले बस में जाया करती थी।" वो एक कदम आगे बढ़ाने ही लगी थी कि उबैर ने उसका बाजू थाम लिया। "तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है दिलनशीन। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि बाहर किसी को भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं।" दिलनशीन ने झटके से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वा लिया। "मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर के अंदर तो मैं मजबूर हूँ कि सबके सामने खुद को तुम्हारी बीवी जाहिर करूँ, मगर इस घर से बाहर नहीं। घर के बाहर मैं आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ और जो मेरा दिल चाहेगा वही करूँगी।
ये कहकर वो गुस्से से पाँव पटकती हुई वहां से चली गई। उबैर खामोशी से उसे दूर तक जाता हुआ देखता रहा। फिर उसके होंठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट उभरी और वो आहिस्ता से बोला, इस लड़की को उसकी जिद का मजा चखा कर ही रहूंगा। उसे अपने ही अंदाज में संभालना पड़ेगा। दिलनशीन इस बात से बेखबर थी कि उसके रवैये ने उबैर की अना को बुरी तरह ललकार दिया था। जब उबैर ने अपनी होने वाली बीवी के मुंह से अपने लिए नफरत भरे अल्फाज सुने तो उसके दिल में भी गुस्से की आग भड़क उठी थी। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया कि जब तक वो इस लड़की को अपने सामने झुकने पर मजबूर न कर दे, जब तक उसकी जुबान से अपने लिए मोहब्बत का इतराफ न सुन ले, तब तक ना वो उसे बीवी का दर्जा देगा और ना ही उसके साथ नरमी से पेश आएगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा, दिलनशीन बीबी, एक दिन तुम खुद मेरे सामने आओगी, मेरी मोहब्बत की भीख मांगोगी, मगर मैं उस दिन भी तुम्हें इसी तरह ठुकराऊंगा जैसे तुमने हमेशा मुझे ठुकराया है। जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जिद और गरूर का सबक ना सिखा दूं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसी इरादे के साथ जब वो अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंचा, तो पहले ही सोच चुका था कि उसे क्या करना है। यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही उसने सबके बेबाक और शौक मिजाज लड़की से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश शुरू की। हैरत की बात यह थी कि उसे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ी, क्योंकि वो लड़की पहले ही उसकी तरफ माइल थी। कई मर्तबा वो खुद उबैर को इशारे दे चुकी थी, मगर उबैर हमेशा उसे नजरअंदाज करता रहा था। आज जब वो खुद उसकी तरफ मतवज्जा हुआ, तो उस लड़की की खुशी की इंतहा न रही। उसका नाम नौशाबा था और यूनिवर्सिटी की बदनाम लड़कियों में शुमार होती थी, जो आए दिन अपना बॉयफ्रेंड बदलने के लिए मशहूर थी। उबैर जानबूझकर नौशाबा के साथ बेतकल्लुफ अंदाज में चलता, कभी उसका हाथ थाम लेता, तो कभी उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलता। और जब वो इसी अंदाज में दिलनशीन के करीब से गुजरा, तो दिलनशीन का पूरा वजूद गुस्से से सुलग उठा। वो तेजी से उन दोनों के सामने आकर खड़ी होगी। ये क्या हरकत है? उसने गुस्से से उबैर को घूरते हुए पूछा। उबैर ने अनजान बनते हुए कहा, कैसी हरकत? वो पहले ही जानता था कि दिलनशीन उसके पास जरूर आएगी और उससे यही सवाल करेगी कि उसके होते हुए वो किसी और लड़की के साथ इतना करीब कैसे हो सकता है। दिलनशीन गुस्से से बोली, तुम उसके साथ इस तरह लिपट कर क्यों चल रहे हो? उबैर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों? तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? दिलनशीन बेख्तियार बोल उठी, मैं मगर आगे के अल्फाज उसके गले में ही अटक गए। उबैर ने फिर मायने खेज अंदाज में कहा, हाँ बोलो, कौन हो तुम मेरी? इस बार दिलनशीन मुकम्मल खामोश होगी। इतने में नौशाबा ने हैरत से पूछा, ये लड़की कौन है और तुम पर इस तरह हक क्यों जता रही है? उबैर ने बेनियाजी से कंधे उचकाए, पता नहीं कौन है, कहाँ से आ जाती है। मैं तो इससे बात करना भी पसंद नहीं करता। ये खुद ही मेरे पीछे चली आती है। ये कहकर वो नौशाबा के साथ वहां से चला गया। दिलनशीन अपनी शदीद तजलील पर साकित रह गई। उसका दिल बुरी तरह जल उठा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, ये खुद को समझता क्या है? उसके बाद रोज यही मामूल बन गया। वो कभी उबैर को नुशाबा के साथ देखती, कभी सना के साथ और कभी मारिया के साथ। हर बार वो किसी न किसी लड़की का हाथ थामे उसके साथ बेतकल्लुफ अंदाज में हंसता बोलता नजर आता। ये सब देखकर दिलनशीन का खून खोल उठता, मगर वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो तो खुद कहती थी कि उसे उबैर से कोई मोहब्बत नहीं, फिर वो जिसके साथ रहे या जो भी करे, उसे उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए था। लेकिन हकीकत ये थी कि जब भी वो उबैर को किसी और लड़की के साथ देखती, उसके अंदर अजीब सी बेचैनी, गुस्सा और जलन पैदा होने लगती। वो दिल ही दिल में कुढ़ते हुए कहती, ये आदमी वाकई बहुत घटिया है। मैंने जितना उसे बुरा समझा था, हकीकत में वो उससे भी ज्यादा गिरा हुआ निकला। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। एक दिन मौसम अचानक बहुत खराब हो गया। तेज बारिश के साथ तूफानी हवाएं चल रही थी। दिलनशीन यूनिवर्सिटी के गेट के करीब खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि उबैर उसके पास आकर रुका और बोला, चलो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़कर फिर ऑफिस चला जाऊंगा। दिलनशीन ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। उबैर ने खामोशी से एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऊपर देखो, बारिश मजीद तेज होने वाली है, तूफान भी आ रहा है। आज बस में बहुत रश होगा, शायद जगह भी ना मिले। घर कैसे जाओगी? दिलनशीन ने जिद भरे लहजे में जवाब दिया, मैं पैदल चली जाऊंगी, रिक्शा कर लूंगी या जो भी करना पड़ेगा कर लूंगी, मगर तुम्हारा कोई एहसान नहीं लूंगी। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चल दी, जबकि उबैर उसे जाते हुए देखता रहा।
ایک لمحے کو اس کا دل چاہا کہ وہ بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا، جو ہر حال میں دل نشین کے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ اس کی بے رخی، بدتمیزی اور مسلسل نفرت کے باوجود بھی وہ اسے کسی حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خاص طور پر ایسے وقت بھی وہ خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ جیسے ہی بارش تیز ہوگی، دل نشین مجبور ہو کر خود ہی گاڑی میں آ بیٹھے گی۔ ابھی صرف ہلکی ہلکی بوندیں برس رہی تھیں۔ دل نشین سڑک پر پیدل چل رہی تھی، مگر اسے نہ کوئی رکشا مل رہا تھا اور نہ ہی کوئی دوسری سواری۔ وہ جانتی تھی کہ عبیر اپنی گاڑی میں اس کے پیچھے آ رہا ہے، مگر پھر بھی دل ہی دل میں جھنجھلا رہی تھی۔ آخر یہ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ اسے کیوں سمجھ نہیں آتی کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ اس خاندان کے تمام مرد یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں ان کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ میں ان سب کی یہ سوچ بدل کر رہوں گی۔ انہیں ثابت کر دوں گی کہ اپنی حفاظت کرنے، اپنے فیصلے کرنے اور اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے مجھے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ انہی سوچوں میں گم وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ اب سڑک تقریباً سنسان تھی اور آس پاس کسی انسان کا نام و نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عبیر کی گاڑی نظر آئی۔ اس کے دل میں خیال آیا، شاید کہیں رک گیا ہوگا، شاید اسے کوئی اور مل گئی ہوگی جس کے ساتھ وہ یہ خوبصورت موسم گزار سکے۔ نہ جانے کیوں یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی جلن اٹھنے لگی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی میں چند اوباش لڑکے بیٹھے تھے۔ ایک نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، ارے آ جاؤ، گاڑی میں، اس بارش میں پیدل کیوں جا رہی ہو؟ تم جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے تو ہم گاڑیوں کی لائن لگا دیں، اور تم اکیلی بارش میں چل رہی ہو؟ کچھ تو ہم پر بھی رحم کرو۔ ان کی بات سن کر دل نشین غصے سے بھر گئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، کون ہو تم لوگ؟ خبردار اگر میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو۔ گاڑی میں بیٹھے چار پانچوں لڑکے اسے للچائی نظروں سے گور رہے تھے۔ اسی لمحے دل نشین کو اپنی حالت کا احساس ہوا۔ بارش کی وجہ سے اس کے کپڑے کئی جگہ سے بھیگ چکے تھے اور اس کا چھوٹا سا دوپٹہ اس کے وجود کو پوری طرح ڈھانپنے میں ناکام تھا۔ وہ ہمیشہ چادر اوڑھ کر گھر سے نکلا کرتی تھی، مگر صرف عبیر کی ضد اور بات کا الٹا کرنے کے لیے اس نے چادر چھوڑ دی تھی۔ عبیر نے کئی بار اسے سمجھایا تھا کہ چادر اوڑھ کر آیا کرو، مگر وہ اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اب بھیگے ہوئے لباس میں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا جسم نمایاں ہو رہا ہے، اور وہ لڑکے بار بار اسے سر سے پاؤں تک گھور رہے تھے۔ پہلی بار اسے اپنی ضد اور لاپرواہی کی سنگینی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ تیزی سے وہاں سے آگے بڑھنے لگی، مگر وہ گاڑی بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتی رہی۔ خوف کے عالم میں اس کے دل سے بے اختیار دعا نکلی، یا اللہ میری مدد فرما، عبیر کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، وہ یہاں آ جائے اور مجھے ان لوگوں سے بچا لے، یا پھر اپنی طرف سے کوئی ایسا ذریعہ برتا کر جو میری حفاظت کر سکے۔ وہ قدم تیز کرتی جا رہی تھی اور گاڑی میں بیٹھے لڑکے مسلسل پر اس پر آوازیں کس رہے تھے۔ پھر اچانک گاڑی اس سے آگے کچھ آگ جا کر رک گئی۔ اگلے ہی لمحے ان میں سے ایک لڑکا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے ان میں سے ایک لڑکا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ دل نشین تک پہنچ کر اسے ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک اور گاڑی تیزی سے وہاں آ کر رکی۔ عبیر فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی نظریں ایک لمحے میں سارا منظر سمجھ گئی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عبیر کی آواز سنتے ہی وہ لڑکا گھبرا کر فوراً گاڑی میں واپس جا بیٹھا اور اگلے ہی لمحے وہ گاڑی وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ عبیر نے گہری سانس لی اور پھر اپنی پوری توجہ دل نشین کی طرف کر دی۔ وہ غصے سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس طرح اکیلی مت جاؤ، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اب چلو گاڑی میں بیٹھو، یا ابھی بھی کوئی نیا تماشا کرنا ہے؟ دل نشین کی حالت دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ دل نشین کا پورا جسم خوف اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور بارش نے اسے بری طرح بھگو دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ مسلسل بھیگنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی اور اسے بخار بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ عبیر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور سخت لہجے میں بولا، تم حد سے زیادہ ضدی ہو۔ مجال ہے کبھی کسی کی بات مان لو یا کسی کی نصیحت پر یقین کر لو۔ جب ایک بار کسی چیز سے منع کر دیا جائے تو پھر تم اس بات کو سنتی کیوں نہیں ہو؟ وہ مسلسل اسے ڈانٹتے جا رہا تھا۔ آخر کار دل نشین ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، تم ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہی کیوں رہتے ہو؟
कभी एक बार भी मुझसे प्यार से बात नहीं की। अपनी ज़ुबान से ये शिकवा निकलते ही वो खुद भी खामोश हो गई। उबैर के होंठों पर एक तल्ख़ मुस्कुराहट उभरी। वो तंज़िया अंदाज़ में बोला, "अच्छा, मैं तुमसे प्यार से बात करूँ? किसी लड़की से जो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, जिसने कहा था कि मुझसे शादी करने से बेहतर वो खुदकुशी कर ले? अब मैं उसी लड़की से मोहब्बत भरे लहजे में बात करूँ? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं इतना खुदगर्ज़ नहीं हूँ कि अपने दिल की खुशी के लिए किसी दूसरे पर अपनी मोहब्बत मुसल्लत करूँ। तुम्हें अपने दिल पर जबर करना पड़ेगा, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा।" चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ाई और कहा, "पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही।" कुछ देर बाद उसने उसे एक शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोक दी। दिलनशीन ने हैरत से इर्द-गिर्द देखा और बोली, "ये तो शॉपिंग मॉल है, यहाँ कौन-सा क्लिनिक है?" उबैर मुख्तसिरन बोला, "मैं अभी आया हूँ।" वो तेज़ी से अंदर गया और चंद मिनट बाद वापस आया। उसके हाथ में एक शॉपर था। उसने शॉपर दिलनशीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, "इसे खोलो और जो इसमें है पहन लो।" दिलनशीन ने हैरानी से पूछा, "ये क्या है?" उबैर ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, "नज़र नहीं आ रहा, ये बुर्का है।" फिर उसने दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। दिलनशीन ने बेयकीनी से कहा, "मैं ये पहनूंगी?" उबैर ने संजीदगी से कहा, "हाँ, तुम ही पहनोगी। तुम्हारे कपड़े जगह-जगह से भीग चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस हालत में देखे। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह घूरने की कोशिश की, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अब तुम यही बुर्का ओढ़ो।" दिलनशीन खामोश बैठी, उसे हैरत ज़रा नज़रों से देखती रह गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो शख्स चंद लम्हे पहले उसे सख्ती से डांट रहा था, वही अब उसकी हिफाजत के लिए इस कदर फिक्रमंद क्यों दिखाई दे रहा है। दिलनशीन ने गुस्से और दिल की सारी जलन एक ही सांस में निकाल दी। "और वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स, जिन्हें पूरी यूनिवर्सिटी आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हैं, तब तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उन्हें तो तुम बेहुदा लिबास में भी अपने साथ लेकर घूमते रहते हो। इस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती थी और ना ही गैरत जागती थी?" उसकी बात सुनते ही उबैर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। फिर वो बेख्तियार हंस पड़ा। "तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इन लड़कियों से जलन होती है? तुम्हें बुरा लगता है जब मैं उनसे मिलता हूँ या उनसे बात करता हूँ?" दिलनशीन ने बगैर कुछ सोचे फौरन जवाब दिया, "हाँ, मुझे जलन होती है, क्योंकि तुम मेरे शौहर हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास क्यों जाओगे?" ये अल्फाज उसके दिल से बेख्तियार निकले थे। आज जो कुछ उसके साथ होने वाला था उसने उस अंदर से हिला कर रख दिया था। अगर उबैर वक्त पर ना पहुंचता, अगर उन औबाश लड़कों के हाथों उसके साथ कुछ गलत हो जाता, तो शायद वो खुद को कभी माफ़ ना कर पाती। वो हमेशा यही समझती रही थी कि उसे किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं और हवेली के मर्द सिर्फ औरतों को कैद करके रखते हैं। मगर आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कैद नहीं थी, बल्कि एक हिफाजती हसार था, जो उसके घर के मर्दों ने उनके गिर्द कायम कर रखा था। इस दायरे से बाहर निकलते ही कितने खतरनाक उस मंजर मुंतज़िर थे, आज वो अपनी आँखों से देख चुकी थी। यही सोचकर उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। उबैर ने उसे रोकते देखा तो फ़ौरन परेशान हो गया। "अब क्या हुआ? फिर तुम क्यों रो रही हो?" दिलनशीन ने नम आँखों से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में बोली, "आप आप मुझसे नाराज़ हैं ना?" उसकी आँखों में आँसू देखकर उबैर का दिल पिघल गया। उसने फ़ौरन गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी, पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुआ और नरमी से बोला, "हाँ, मैं तुमसे नाराज़ था मगर अब नहीं। तुम्हारी आँखों में ये आँसू और मेरे लिए ये फ़िक्र देखकर मेरे सारे शिकवे ख़त्म हो गए हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नरमी मौजूद है। मेरा दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ़ हो चुका है। मैं अब तुमसे ज़रा बराबर भी नाराज़ नहीं हूँ और मुझे ये बात कबूल करने में भी कोई झिझक नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ।" ये कहते हुए उसने आहिस्ता से दिलनशीन का हाथ अपने हाथों में ले लिया और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, "दिलनशीन, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और ये शादी भी मेरी इसी मोहब्बत और ज़िद का नतीजा थी।" आज पहली बार उबैर उसके सामने इस तरह अपने जज़्बात का इज़हार कर रहा था कि दिलनशीन हैरत से उसे देखती रह गई। वही शख्स जो हर वक्त उसे छेड़ता, तंग करता और सख्त लहजे में बात करता था, आज अपनी मोहब्बत के सामने इस कदर बेबस दिखाई दे रहा था। उबैर ने उसके चेहरे पर फैली हैरत देखी तो मुस्कुराकर बोला, "क्यों? इतनी हैरान क्यों हो? क्या सोच रही हो? तुम शायद नहीं जानती, मैं तुमसे बचपन से ही मोहब्बत करता हूँ।" उबैर मुस्कुराते हुए बोला, "और शायद यही मेरी मोहब्बत थी जिसकी वजह से
میں ہر بات پر تمہیں چھیڑا کرتا تھا۔ جانتی ہو میں کبھی بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے ہر حال میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ دل نشین نے اپنے آنسو صاف کیے اور ہلکی سی خفگی سے بولا، اچھا، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تھے وہ سب کیا تھا؟ آپ باقی لڑکیوں کے ساتھ کیوں گھومتے تھے، ان کے ساتھ بازو میں بازو ڈال کر چلتے تھے، وہ سب کیا تھا؟ اب اس کا لہجہ دوبارہ شکوہ والا ہو گیا تھا۔ عبیر نے زور سے کہکا لگایا اور ہنستے ہوئے بولا، میری جان، وہ سب صرف تمہیں جلانے کے لیے تھا۔ میں جان بوجھ کر ایسا کرتا تھا تاکہ تمہیں میرے لیے کچھ احساس ہو، تمہیں میری کمی محسوس ہو اور تم مجھے صرف ایک اجنبی بلکہ اپنا شوہر سمجھنے لگو۔ دل نشین بے اختیار مسکرا دی اور شرارتی انداز میں بولی، اچھا تو پھر سن لے، آج کے بعد اگر میں نے آپ کو کسی بھی لڑکی کے قریب دیکھا تو بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ آپ جانتے بھی ہیں میں نے کتنی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھا تھا۔ اگر آئندہ کوئی لڑکی آپ کے قریب آئی تو میں اسے وہیں مار دوں گی۔ اس کی بات سن کر عبیر اس کے اور قریب آ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، تو پھر ایک ہی حل ہے، مجھے ہمیشہ کے لیے خود سے باندھ لو، اپنے دل میں، اپنی نظروں میں، اپنی محبت میں اس طرح قید کر لو کہ میں کہیں اور نہ جا سکوں۔ دل نشین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ عبیر کی طرف بڑھایا اور بولا، پھر وعدہ کریں کہ آج کے بعد کسی لڑکی کے پاس نہیں جائیں گے۔ عبیر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وعدہ؟ ایک وعدہ کے ساتھ دونوں کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں تھی سب ختم ہو گئی۔ دل نشین کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ عبیر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وعدہ؟ ایک وعدے کے ساتھ دونوں کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں تھی سب ختم ہو گئی۔ دل نشین کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جبکہ عبیر بھی بے حد خوش تھا کہ اس کے دل کے تمام خدشات دور ہو چکے تھے۔ دل نشین نے برقع پہن لیا تو عبیر اسے قریبی کلینک کی طرف لے گیا۔ گاڑی رکتے ہی دل نشین نے حیرت سے پوچھا، اب گاڑی کیوں روک دی؟ عبیر مسکراتے ہوئے بولا، تمہارے لیے دوا نہیں لینی؟ دل نشین نے مسکرا کر سر ہلایا، نہیں، اب مجھے کسی اور دوا کی ضرورت نہیں۔ عبیر نے شرارت سے جواب دیا، ہاں ظاہر ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں دوا کی ضرورت بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں ہنستے مسکراتے گھر واپس پہنچے۔ ان کے کہکوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی اور گھر کے ہر فرد نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کر لی۔ سب نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخر کار ان کے گھر کی دہلیز پر خوشیاں آ ہی گئی تھیں۔ جمیلہ بیگم تو بے اختیار سجدہ شکر میں گر پڑی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری بیٹی کے دل میں اس کے شوہر کی محبت ڈال دی اور اسے سمجھ عطا فرمائی۔ انہوں نے پہلی بار دل نشین کی آنکھوں میں عبیر کے لیے محبت دیکھی تھی اور اس کے چہرے پر وہ رونق محسوس کی تھی۔ پھر وعدہ کریں کہ آج کے بعد کسی لڑکی کے پاس نہیں جائیں گے۔ عبیر نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وعدہ؟ اس ایک وعدے کے ساتھ دونوں کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں تھی سب ختم ہو گئی۔ دل نشین کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا، جبکہ عبیر بھی بے حد خوش تھا کہ اس کے دل کے تمام خدشات دور ہو چکے تھے۔ دل نشین نے برقع پہن لیا تو عبیر اسے قریبی کلینک کی طرف لے گیا۔ گاڑی رکتے ہی دل نشین نے حیرت سے پوچھا، اب گاڑی کیوں روک دی؟ عبیر مسکراتے ہوئے بولا، تمہارے لیے دوا نہیں لینی؟ دل نشین نے مسکرا کر سر ہلایا، نہیں، اب مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں۔ عبیر نے شرارت سے جواب دیا، ہاں ظاہر ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں دوا کی ضرورت بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں ہنستے مسکراتے گھر واپس پہنچے۔ ان کے کہکوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی اور گھر کے ہر فرد نے تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیا تھا۔ سب نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخر ان کی گھر کی دہلیز پر خوشیاں آ ہی گئی تھیں۔ جمیلہ بیگم تو بے اختیار سجدہ شکر میں گر پڑی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری بیٹی کے دل میں اس کے شوہر کی محبت ڈال دی اور اسے سمجھ عطا فرمائی۔ انہوں نے پہلی بار دل نشین کی آنکھوں میں عبیر کے لیے محبت دیکھی تھی اور اس کے چہرے پر وہ رونق محسوس کی تھی جو ایک خوشحال رشتے کی پہچان ہوتی ہے۔ گھر آ کر دل نشین نے اپنی پسند کا خوبصورت لباس نکالا اور واش روم میں جا کر فریش ہو گئی۔ جب تیار ہو کر باہر نکلی تو عبیر ابھی تک کمرے میں نہیں آیا۔ غالباً وہ باہر لاؤنج میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دل نشین نے ہلکا سا میک اپ کیا، بال سنوارے اور جب آئینے میں خود کو دیکھا تو اس کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ عبیر کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ آج دل نشین غیر معمولی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی، شاید اس لیے بھی کہ آج وہ پہلی بار دل سے صرف اس کے لیے سجی تھی۔ عبیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دل نشین کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا چہرہ عبیر کے سینے میں چھپا لیا۔ اتنے میں عبیر کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے جیب سے فون نکالا تو اسکرین پر اپنی ایک یونیورسٹی فیلو کا نام چمک رہا تھا۔ دل نشین کی نظر جیسے ہی اس کے نام پر پڑی اس کے چہرے کی سرخی فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے جھٹ سے عبیر کے ہاتھ سے موبائل لے کر فون بند کر دیا۔
عبیر ہنس پڑا اور بولا، ارے یار، آہستہ آہستہ ہی سب سے جان چھڑواؤں گا نا۔ دل نشین نے مصنوعی خفگی سے اس سے گھورا۔ عبیر دوبارہ اس کے قریب آنے لگا تو وہ ہنستی ہوئی دروازے کی طرف بھاگ گئی اور بولی، نہیں، میں ابھی کچن جا رہی ہوں، مجھے بہت بھوک لگی، آپ نے راستے میں مجھے کچھ بھی نہیں کھلایا۔ عبیر مسکراتے ہوئے بولا، چلو کوئی بات نہیں، آخر واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے، اب میں بالکل بھی رعایت نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر دل نشین کھلکھلا کر ہنس پڑی اور عبیر بھی ہنستا ہوا اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ تب تک عبیر کی والدہ کھانا میز پر لگا چکی تھی۔ وہ بھی بے حد خوش تھی کہ آج ان کا بیٹا اور بہو ایک دوسرے کے ساتھ ہنس بول رہے تھے، مذاق کر رہے تھے اور ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ شادی کے بعد پہلی بار انہوں نے دونوں کو اس قدر خوش اور مطمئن دیکھا تھا اور یہی منظر ان کے دل کے سب سے بڑی تسکین بن گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہی خوبصورت کہانیاں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔